आप देख रहे हैं अमर भारती। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा शर्मा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार, एचओडी जर्नलिज्म ऑफ मास कम्युनिकेशन फ्रॉम एमईआरआई कॉलेज एफिलेटेड टू आईपी यूनिवर्सिटी। इन्होंने डॉक्टरेट जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एज अ स्पेशल फील्ड एक्सपर्ट मीडिया लॉज एंड एथिक्स, मीडिया रिसर्च एंड इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में की है। आपने 125 नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एज ए स्पीकर मॉडरेटर के साथ साथ 200 से ज्यादा सेमिनार्स को आयोजित किया। इसके अलावा आपके द्वारा लिखी गई 22 किताबें हैं जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सवाल है, आप एक प्रोफेसर है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड के बाद पढ़ाई का क्या पैटर्न होना चाहिए। देखिए, कोविड का सिचुएशन एक अवसर वर्चुअल मोड में स्टडी के लिए दे करके गया है और ये काफी हद तक हम जिस वर्चुअल मोड से सकुचाते थे या हमें लगता था कि ये हमारे को सूट नहीं करेगा या हम टेक्नो सेवी नहीं थे, इस पेंडेमिक सिचुएशन ने हमें टेक्नो सेवी बनाया है। ये एक चुनौती जरूर था टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे एज कम्पेयर टू टीचर्स टेक्नो से भी ज्यादा थे। उनके लिए भी ये सहज नहीं था, बिकॉज उनको उस लेवल पे स्टे करना और काफी लंबे समय तक वर्चुअल मोड में अपने आप की प्रेजेंस बनाए रखना ये एक आसान कार्य नहीं था। लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये हार्डकोर रियलिटी है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि एक ऐसा माध्यम बना, वर्चुअल माध्यम, ऑनलाइन माध्यम, जिसके माध्यम से हम सोशली और एजुकेशनली एक दूसरे को इंगेज कर पाए और एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढ पाए, जिसके वजह से हमने इस विषय पे आसानी से अपने कार्य को किया। एक दूसरा विषय जो हमें समझना चाहिए, मैंने 2015 में डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड एजुकेशन का हमने शुरू किया था और उसके उसी पद से संबंधित मेरा रिसर्च था। मुझे उस समय नहीं पता था कि आने वाले दिनों में कोविड जैसी कोई सिचुएशन होगी, लेकिन 2015 में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन एजुकेशन फ्यूचर होगा, भविष्य होगा। और आज देखिए, कोविड का सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली हमें सामना करना पड़ा उसका, और उस कंडीशन में वर्चुअल मोड ही एजुकेशन का एक्चुअल रास्ता लोगों को दिखाई दिया। आने वाले दिनों में भी ये हार्डकोर रियलिटी है कि पेंडेमिक सिचुएशन के बाद भी ये एक हाइब्रिड मोड में एजुकेशन होगा। जिन गेस्ट को या जिन एक्सपर्ट्स को हम बाहर से नहीं बुला पाते थे या बुलाना आसान नहीं हुआ करता था, उनको हम ऑनलाइन बुला करके ऑनलाइन माध्यम से बच्चों का इंटरेक्शन करा पाते हैं। ये दोनों के लिए सहज होता है। बच्चे भी घर से बैठ करके उसको सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल कर पाते हैं, और उन गेस्ट को जो कि 2 घंटे 3 घंटे की ट्रेवल टाइम को बचा करके वो अपना लेक्चर देने में पहले सकुचाते थे, उनका पूरा दिन खराब होता था अगर कहीं दूर से आते थे, तो वो अपने जगह पर बैठ करके इस तरह के एजुकेशन की एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और ये दोनों के लिए ही बेनिफिट है। अब ये समझना होगा कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए भी क्या ये ऑनलाइन माध्यम उतना ही कारगर होगा जितना कि बाकी थ्योरेटिकल या अंडरस्टैंडिंग या डिस्कोर्स या बहस करने के लिए, विमर्श करने के लिए, सोशली एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए कारगर है। तो ये हमें एक अलग ढंग से सोचने की प्रक्रिया में इसको शामिल करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टिवली हर एक, जब भी कोई नया माध्यम आता है, नया मीडियम आता है, तो उसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग होता है। कंस्ट्रक्टिव तरीके से अगर हम इसका प्रयोग करें तो हम जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको भी इसमें एंगेज कर सकते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और ये काफी कारगर साबित हो सकता है। तो ये रियलिटी है प्रज्ञा जी कि ये किसी भी तरीके से हम इसको किस तरीके से सभी वर्गों के लिए, जो अंत्योदय की बात दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं, अंत्योदय के लिए किस तरीके से इस हाइब्रिड मोड को हम उपयोग में लेकर के आएंगे। और ये हाइब्रिड मोड आने वाले दिनों के लिए वास्तविकता है, और इस वास्तविकता के साथ ही हमें जीना पड़ेगा। यही एजुकेशन का नया मोड होने वाला है, और इस सच्चाई से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और इससे हम इनकार भी नहीं करते। हम लोग काफी हद तक जो मीडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं या कई अन्य इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इसी प्रक्रिया में अपने आप को शामिल किए हुए हैं, और काफी हद तक हम कामयाबी के शिखर पर पहुंच भी रहे हैं। ये एक सेक्टर ऐसा है जिसको जितना समझा जाए, नया डेली चेंजेस इसके अंदर आ रहे हैं, तो नए प्रतिदिन जो चेंजेस हैं उसके समक्ष अपने आप को खड़ा करना और उनके साथ अपने आप को आत्मसात करते हुए नए एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना और उस पर आगे बढ़ना, ये एक सच्चाई है और इस पर आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। कितना फायदेमंद रहेगा ये बच्चों के लिए न्यू एजुकेशन सिस्टम जो टोटली ऑनलाइन मोड पर है।
नहीं, न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है वो टोटली ऑनलाइन मोड पे, अगर ये कोविड का सिचुएशन जैसा अन्य कोई सिचुएशन भी होता है तो ये उस रूप में फायदेमंद है कि उनके हेल्थ वाइज जो एक डेंजर वाली सिचुएशन है, जो एक कोविड से प्रोटेक्शन वाली सिचुएशन है, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसका हेल्थ हैजार्ड भी है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज के कितने कितने देर के लिए ऑनलाइन उनको रखना है एंगेज अपने आप को, आंखों के ऊपर किस तरह प्रभाव पड़ेगा, उसके एक्सरसाइजेस क्या होंगे, इस तरह की प्रक्रिया अगर अगर हम समझ पाते हैं, या हेल्थ पेशेंट्स के उस प्रोसेस को या हेल्थ एक्सपर्ट्स के उस राय को इसमें इनकॉर्पोरेट अगर कर लेते हैं और उसके बाद से एक प्रक्रिया बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। लेकिन साथ में एक चीज भी हमें समझना होगा, एक चुनौती को भी समझना होगा कि फिजिकल हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे खेल कूद, इस तरह के जो जो हमारी लर्निंग्स हैं, वो भी बड़ा शरीर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और मानव जाति के ओवरऑल विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या वो सिचुएशन हमारे लिए सहज होगा? तो वो स्वाभाविक है कि वो सहज नहीं होगा और उसकी कमी हम महसूस करेंगे। तो ये अगर इसको हाइब्रिड मोड में रखें तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, और आने वाले दिनों में ये हाइब्रिड मोड में ही रहेगा। इट मीन्स कि कुछ कुछ पोर्शन इसके फिजिकली हमारे प्रेजेंस से होंगे, तो कुछ पोर्शन ऑनलाइन क्लासेस की होगी, और दोनों का ब्लेंड जो है ये काफी फायदेमंद होगा। केवल हाइब्रिड मोड, केवल केवल फिजिकल मोड और केवल ऑनलाइन मोड की अभी कल्पना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है और उचित भी नहीं होगा। सर, आपने अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया, इसके लिए आपको कितनी मेहनत लगी? मैं जिस मकान पे पहुंचा हूं, मैं अभी भी अपने आप को विद्यार्थी समझता हूं मीडिया का। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता। अल्टरनेट हमेशा ही आपको मेहनत की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल रहना पड़ता है। और जितने भी अच्छे और महान लोग हुए हैं, उन सबका ये इतिहास रहा है कि वो कठिन परिश्रम से आगे बढ़े हैं। मैं अभी न तो अच्छा हूं न महान हूं, एक शिक्षक होने का, एक अच्छे शिक्षक होने का प्रयास जरूर कर रहा हूं। और उस अच्छे शिक्षक होने की प्रक्रिया में हम कोशिश करते हैं कि जो भी कार्य हमें असाइंड किया गया है या जो भी कार्य मुझे करना चाहिए, ऐसा हमें अपने दायित्व बोध में लगता है, तो उसको ईमानदारी से हम लोग परफॉर्म कर सकें, उस ईमानदारी की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल कर सकें। ये हमारे लिए बड़ा सहज रहता है कि हम किसी को भी दोषारोपण कर दें। एक शिक्षक का जो दायित्व है वो देश के लिए भविष्य निर्माण करने का या भविष्य निर्माणकर्ता बनाने का होता है। ये सहज कार्य नहीं है, इसके महती दायित्व होते हैं, और उस दायित्व को पूरा करना एक बहुत जिम्मेदारी भरा कार्य होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा सकें। आज यहाँ तक की जो जर्नी रही है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर रही है, लेकिन उस कार्य को करने में बड़ा मजा आया है। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, गुरुओं का एक हमेशा से आशीष प्राप्त रहा, आप बच्चों का भी, आप जैसे विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। नित्य प्रति हम अपने आप को सीखने के लिए तैयार रखते हैं, सिखाने की प्रक्रिया में जो हमारे पास है उसको हम देने का प्रयास भी करते हैं। जी सर। तभी आपको मेरी कॉलेज में सभी बच्चे एक अच्छा मेंटर के रूप में मानते हैं। नहीं, ऐसा ऐसा आप लोगों को अगर लगता है तो ये मेरी मेरी अपनी खुशनसीबी है। मुझे बस इतना रहता है कि मैं जो कार्य दायित्व, एक शिक्षक का जो कार्य दायित्व, एक मेंटर का कार्य दायित्व जो होता है, उसको ईमानदारी से आप लोगों के समक्ष रख सकूं, और उस ईमानदारी में किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। फिर भी मैं हमेशा, आप लोगों को पता है कि मैं कहता हूं कि यदि कोई कमियां हैं तो आप लोग आकर के बताएं, ताकि उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। ये हमारे जीवन की फिलॉसफी है कि अच्छी बातें सुनने के कर्ण जो होता है, कर्ण जो कान जो होता है, सभी लोग आदी होते हैं, लेकिन जो आलोचना सुनना पसंद करे उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का एक स्कोप मिलता है। मेरी ये लालच रहती है आप लोगों से कि यदि कोई हमारे अंदर कमियां हैं या सिस्टम में कोई कमियां हैं, मेरी कॉलेज में कोई कमियां हैं, तो आप लोग इस तरीके से फीडबैक दें जिसके कारण कि उसमें सुधार किया जा सकते हैं। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी कॉलेज में आप लोगों को जो बेहतर से बेहतर शिक्षा जब तक हम लोग दे पाते हैं या हम दे पाएंगे, हम पूरी कोशिश करते ही हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा विश्वास मेरा रहता है। जी सर, बिल्कुल। कोरोना के बाद पढ़ाई पर कितना असर पड़ा है बच्चों की, किस तरह से अभी वो मैनेज कर पा रहे हैं? नहीं, कोरोना के बाद या कोरोना के समय में भी बच्चों के पढ़ाई पे बहुत असर पड़ा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका फिजिकल इंटरेक्शन था वो लगभग जीरो हो गया। और उस समय बच्चों को ऑनलाइन किसी एक पर्टिकुलर सेट पैरामीटर में जो उनके इंटरेस्ट का विषय हो भी और ना भी हो,
उसमें उनको खड़ा रहना पड़ता था या उसमें अपने आप को इंगेज रखना पड़ता था। एक सबसे बड़ा चुनौती था। बच्चों के लिए अपने पर्सनल टाइमिंग्स नहीं मिला करते थे, जो अपने व्यक्तिगत उनके अपने संपर्क होते हैं, अपने फ्रेंड लिस्ट होते हैं या फ्रेंड सर्कल होता है, उनके बीच की जो वार्तालाप होती है, जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, वो उनको कम मिल पाता था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा, और जिसके कारण से लोगों ने उस तरीके से महसूस किया कि घर में एंजाइटी के शिकार हुए, कई बार उनको आंखों की प्रॉब्लम हुई, कई बार हेल्थ इश्यूज हुआ, कई बार स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। WHO की रिपोर्ट भी रही इसमें कि बच्चों का जो इंटरेस्ट लेवल है वो गिरा, सडनली बहुत ज्यादा गिरा। ऑनलाइन बच्चे अपने आप को, जो बड़े बच्चे हैं खासकर, ऑनलाइन अपने आप को इंगेज कर लिया करते थे, लेकिन उनकी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ वहां पर ऑनलाइन मोड में नहीं रहती थी। वो केवल ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए वहां पर खड़े, वहां पर प्रेजेंस अपनी दिखा पाते थे। छोटे बच्चों के साथ ये दिक्कत थी कि माँ बाप की एक अलग से ड्यूटी लगती थी। जो बच्चे जाकर के स्कूलों में आसानी से टीचर के साथ इंगेज हो पाते थे, माता पिता के एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती थी कि ऑनलाइन माध्यम, तो बच्चों के साथ साथ माँ बाप के भी सेहत पर असर पड़ा। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ये हार्डकोर रियलिटी तो है। मैंने इसीलिए आपसे पूर्व में कहा कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत करके एक बेहतर मैकेनिज्म बनाया जा सके कि कल को भविष्य में अगर ये रियलिटी भी हो, या अन्य, भगवान करे कि ये जल्दी से जल्दी पेंडेमिक की सिचुएशन है और ये सारा जो वर्स्ट सिचुएशन है वो खत्म हो, ताकि लोग आम तरीके से पहले की तरह जिंदगी जी पाए। लेकिन अगर ये सच्चाई भी हो कि भविष्य में हमें इसी तरह की जिंदगी जीनी है, तो सरकार या जो जिम्मेदार जो संस्थाएं हैं, उन लोगों को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिल करके एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जिस पर सरकार काम भी कर रही है, जिसके माध्यम से एक ऐसा एजुकेशन का प्लान या मैकेनिज्म बनाया जा सके, जिसमें अभी आपने देखा कि NEP, नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें एक बेहतर एक एक स्वरूप दिया हुआ है। उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर जितना जल्दी हो सके, मुझे लगता है कि ये दोनों ही उसी रूप में बड़ा प्रभावी होगा, ऐसा मुझे समझ में भी आता है। और ऐसा मैं लोगों से निवेदन भी करता हूँ, जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, कि उसको इस रूप में वो लेकर के आगे बढ़ें। प्रभाव जरूर पड़ा है, क्योंकि एक एक नकारात्मक प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव, दोनों दृष्टि से देखा जाए तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि नकारात्मक प्रभाव की जो प्रतिशत है वो ज्यादा है। तो इसको सकारात्मक में बदलने के लिए मुझे लगता है कि इस पर और होमवर्क करने की जरूरत है, और इसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स और टीचर दोनों को साथ में आने की जरूरत है। दोनों को मिलकर के एक ऐसा प्रारूप बनाने की जरूरत है जो दोनों के ही हित में हो। निचले वर्ग के बच्चों पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। जैसे हमने देखा कि आजकल उन लोगों के पास एजुकेशन के लिए ना मोबाइल फोन्स है, ना उनके पास टैबलेट्स हैं। उस पॉलिसी के लिए क्या चेंजेस आने चाहिए जिससे उन तक भी पढ़ाई पहुंचाई जा सके? देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात है। मैंने कहा कि जैसे अंत्योदय की बात अपने दीनदयाल उपाध्याय जी करते थे, और मैंने अपने दो मॉडल बनाए डिस्टेंस एजुकेशन, खासकर मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों के लिए ही होता है। पहले डिस्टेंस एजुकेशन में किताबें पुस्तकें बाई पोस्ट भेज दी जाती थी, लोग उसके माध्यम से पढ़ लिया करते थे। आजकल वो संभावना भी थोड़ी सी कम हो गई है। और जहां तक मोबाइल यूजर्स की संभावना है, मोबाइल यूजर्स इस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको अगर हम ध्यान में रखें, मुझे लगता है कि उसको अगर ध्यान में रखें हम, और एक कम्युनिटी इस तरीके के सेंटर्स हम बनाएं, या छोटे छोटे हर गांव या पंचायतों में जहां पर इस तरह के लोग हैं, या जो स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से प्राथमिक पाठशालाएं हैं, इस तरह के जो जगह हैं, वहां पर अगर इस तरह के एक पूरा वैक्सीनेटेड तरीके से और पूरा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो स्कूली बच्चों को या गरीब बच्चों को वहां पर लेकर के जाएं, जो सामुदायिक केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं, कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं, तो वहां पर अगर इस तरह की सरकार छोटे छोटे फैसिलिटीज दे दे, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के पास भी ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा इसको पहुंच जाएगा, जहां पर अभी इस तरह की संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। नहीं। ये जरूर बात है कि शहरी क्षेत्रों में इस तरह की सुविधाएं लोगों के पास उपलब्ध है, लेकिन आज भी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ऑनलाइन की एजुकेशन को समझ नहीं पाता, या मोबाइल जिसकी सुविधाएं जिसके पास नहीं है, वो इस तरह के शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन सभी को अगर मूल धारा में शामिल करना है, ऑनलाइन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बताना भी है, उनको सिखाना भी है, और उसके प्रयोग में भी लाना है, तो सामुदायिक केंद्रों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, NGOs को आगे आना होगा, और वो लोग मिलकर के अगर कार्य करें, तो हम शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और सभी को शिक्षा और सभी प्रकार की शिक्षा हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन मार्जिनलाइज सेक्शन तक पहुंचा सकते हैं, जिनको अभी भी शिक्षा, जिनके पास इस ऑनलाइन माध्यम से पहुंच नहीं पा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकारें, सारी सरकारें उस तरफ कार्य कर रही हैं, और बहुत जल्दी इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। सर, बिल्कुल ऐसी उम्मीद है हमें भी।
सर आपने 22 किताबों से ज्यादा लिखी है और फिलहाल आप अभी भी काफी किताबों पे काम कर रहे हैं, तो कैसे आप अपनी चीजों को मैनेज करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, किताबें लिखना और पढ़ना मेरा पैशन है। मुझे ऐसा लगता जी। है कि जैसे सुबह सुबह उठ करके ब्रश किया जाता है, या ये डेली रूटीन का कार्य है, इसी तरीके से पढ़ना और लिखना डेली रूटीन का कार्य होना चाहिए एक शिक्षक के लिए। मेरे जीवन का एक मंत्र है जो भारतीय शिक्षण मंडल से मैंने सीखा है, एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि डेली कम से कम आपको 10 पेज पढ़ना चाहिए और 1 पेज लिखना चाहिए। ये मेरे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा है। मैं कम से कम 10 पेज, जिस दिन बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ पाता तो 10 पेज जरूर पढ़ता हूँ और 1 पेज लिखता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप वो 10 पेज कहाँ से पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं। आप जानते हैं आपके पास एक चलता फिरता मोबाइल है, एक लाइब्रेरी है, इसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। इसमें इतने कंटेंट्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो 10 पेजेस पढ़ना बहुत मुश्किल सा कार्य नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहे इसमें पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ब्लॉग पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ई कंटेंट्स इतने सारे अवेलेबल है वो पढ़ सकते हैं। तो आप 10 पेजेस आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर साथ में अगर आप चाहें कि 1 पेज आप लिख पाएं तो 1 पेज आसानी से आप लिख भी पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को मैंने पिछले 10 वर्षों से लगातार जारी रखा है। और इसी का परिणाम है कि लगभग आपने जैसे कहा कि 22 पुस्तकें नहीं, लगभग 29 पुस्तकें मैं लिख चुका हूँ। और लगभग 75 से ज्यादा मेरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे शोध लेख छप चुके हैं। उसमें से दुनिया का सबसे जब नंबर 1 जो शोध पत्र है, नेचर, उसमें भी अपना एक शोध पत्र है। तो मुझे मुझे ये नंबर 1 नंबर 2 की खैर गिनती समझ में कम आती है। मुझे लगता है कि मेरे लेख से अगर किसी को कुछ फायदा पहुंचता है, मेरे लेखनी से कोई अगर फायदेमंद होता है या किसी के काम आता है, तो वो जरूर कार्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस कार्य को करने से आत्मसंतुष्टि होती हो, ऐसा मुझे लगता है कि वो कार्य तो अवश्य ही करना चाहिए। और मुझे अपने इन सब कार्यों से आत्मसंतुष्टि का बोध होता है। और इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि यदि हो सके तो आप लोग 10 पेज जरूर पढ़ें, और 1 पेज जो आपने पढ़ा, जो उसको आपने समझा, जो आपने उसको गुना, उसको आप उसको पेपर पे उतार दीजिए। तो जिस तरीके से कहते हैं कि एक सोल्जर्स के लिए गन बहुत जरूरी होता है, उसी तरीके से एक शिक्षक और पत्रकार के लिए पेन बहुत जरूरी होता है। तो पेन के लेकर के घूमना ही एक उचित कार्य नहीं है। उस लेखनी का प्रयोग करना, और उस लेखनी का प्रयोग समाज के लिए करना, संरचनात्मक रूप से करना, क्रिएटिव ढंग से करना, ये ज्यादा और महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उस क्रिएटिविटी से समाज का भला निहित होता है। और तुलसीदास की कृति है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परमारथ नहीं अधमाई। यानी दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों के अहित से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। इस सेंस में चूंकि हम भारत के लोग हैं और हम सभी की सुख और शांति की कल्पना करते हैं, शायद यही इसलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम सभी के कल्याण में विश्वास रखते हैं, इसलिए लिखना और पढ़ना बड़ा आवश्यक है। और मैंने जीवन का एक छोटा सा प्रयास अपने जीवनी में या अपने अपने जीवन जीने की पद्धति में मैंने शामिल किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कारगर है, सकारात्मक है, समाज के प्रति इसका एक उत्तरदायित्व बोध सफल हो पा रहा है, तो ये मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। और इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए ईमानदार कोशिश करता रहूंगा। तो सर एक किताब को लिखने के लिए हमें मुझे लगता है कि रोज 10 पेजों को पढ़ना काफी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने मैंने 10 पेज तो कम से कम कहा। अगर आपकी रुचि है किसी विषय को लेकर के, तो आप 10 के बजाय 20 पेज पढ़ सकती हैं, 30 पेज पढ़ सकती हैं। और उसी के हिसाब से अपने लेखनी की प्रारंभ भी और लेखन की प्रक्रिया भी आप उसी हिसाब से तय कर सकती हैं। तो मुझे लगता है प्रज्ञा जी की हर किसी को जो पढ़ने लिखने के क्षेत्र में है, अब सोचिए कि मैं क्या करूंगा। अगर कोई एक बिजनेसमैन है तो उसकी अगर टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए का है, तो वो कोशिश करेगा कि आने वाले तिमाही में वो 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ हो जाए। हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने पढ़ाने की, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल पाते हैं। हम क्या सोचेंगे कि आज हमने अगर 1 पेज पढ़ा है तो कल 2 पेज पढ़ें, कल 4 पेज पढ़ें। 10 किताबों के साथ अपनी दोस्ती हो, 10 किताबों के साथ अपनी मित्रता हो, कल को 20 किताबों के साथ अपनी दोस्ती और मित्रता हो, और उसको हम समझ सके, वो हमें समझ सके। जब किताबों को हम समझने लगते हैं, किताब हमारे दोस्त हो जाते हैं, पुस्तकें हमारी दोस्त हो जाती हैं, तो लगता है कि जीवन बड़ा सरल हो गया है, सहज हो गया है, और समाज के लिए उत्तरदायित्व भी उतना ही हो गया है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में मीडिया में जॉब्स को लेकर किस प्रकार की चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं? देखिए, चुनौतियां हर क्षेत्र में है, और मुझे लगता है कि मीडिया के लाइन में भी उसी उससे अछूता नहीं है। चुनौतियां भी होंगी और उस चुनौतियों का सामना भी करना होगा। चुनौतियां इस क्षेत्र में होगी कि प्रिंट मीडिया का स्वरूप बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्वरूप बदल जाएंगे, और उसी तरीके से जॉब सिनारियो में, यानी नौकरी और पैसे के और अवसर के सिनारियो में भी बदलाव होगा।
लेकिन ये सारे बदलाव बड़े सकारात्मक होंगे और सभी बदलाव जो है बहुत सारे अवसर लेकर के आएंगे। आप मान के चलिए कि आज हम आपसे वर्चुअल बात कर रहे हैं, कल को अगर पेंडेमिक का सिचुएशन नहीं होता तो इस तरह के अवसर आपको भी नहीं मिलते और शायद हमें भी जी आसानी से यहाँ पर बैठ करके आपके साथ बात करने जी का समय मिलता। तो ये कई बार जो क्राइसिस होते हैं, संकट जो होते हैं, वो अवसर के बहुत बड़े एक कानवास दे करके जाते हैं। इस समय भी अपने दिमाग से कंस्ट्रक्टिव तरीके से और क्रिएटिव तरीके से सोचने का है। अगर आप चाहें तो पॉडकास्ट ले लीजिए, या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ले लीजिए, या ऑनलाइन किसी अपने सर्विसेज को प्रमोशन करने को ले लीजिए, या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जैसे आप लोग कर रहे हैं, या कोई अन्य भी चाहे तो इस तरीके की एक्सरसाइज में अपने आप को शामिल कर सकता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा एक अवसर है, और उस अवसर का जितना हम लाभ उठा सकें, मुझे लगता है कि जॉब की दृष्टि से किसी को कोई समस्या होने वाली नहीं है। और जो कहते हैं जो जागा जब जब जागो तभी सवेरा, मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, आपके जो भी छात्र सुन रहे हैं या जो लोग भी सुन ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करके उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, या किसी अन्य माध्यमों में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये अवसर इस समय ऐसा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को कंसंट्रेट करके, अपने आप को एक जगह समाहित करके और ज्यादा से ज्यादा आप अवसरों की तलाश कर सकते हैं। नजर ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आप अपने लिए एक अवसर तलाश कर सकें, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाला भी सबको एक अवसर जरूर देता है कामयाबी के लिए। उस कामयाबी के उस पल को समझना और उसको अपने आप में आत्मसात करना, और उस आत्मसात करने के बाद की प्रक्रिया में आगे आप किस तरीके से इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसको तय करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर वो आप तय कर पाते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपके जो वर्ड्स हैं लोगों तक पहुंचे होंगे और आने वाले जनरेशन को भी इससे एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। बहुत बहुत जी बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।